हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर आस्था जी के साथ, जो कि एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पिछले काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं। निस्संतान दंपतियों के लिए डॉक्टर आस्था किसी वरदान से कम नहीं है। बातचीत के दौरान डॉक्टर आस्था ने इनफर्टिलिटी के कारण व इसके निवारणों के बारे में विस्तृत बातचीत की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर आस्था जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर आस्था जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं और संगरूर में अभी ये सरकारी जॉब में है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, गायनी जो कि एक एसेंशियल आने वाले समय में फील्ड बन रहा है। पहले गायनी का जो था, लोगों को मालूम ही नहीं था कि गायनी क्या है, कैसे है, क्योंकि लोग कंक धो रहे होते थे और बच्चे जन्म लेते थे। और आजकल जिस तरीके से जटिलता आ रही है इस चीज़ में और बहुत ही डिफिकल्टीज हो रही हैं प्रेगनेंसी से, क्या कहना चाहेंगे? आजकल लोगों को फैसिलिटीज़ बहुत इजीली प्रोवाइड हो रही है। लोगों को इस चीज़ का पता चल रहा है कि डॉक्टर्स के पास जाके डिलीवरीज करवाओ। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, कुछ भी किसी भी तरह की, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, उन सब चीज़ों में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आजकल कोई भी चीज़ साइंस से बाहर नहीं है। सब चीज़ों की आजकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर चीज़ मैनेज होती है। कितनी टफ से टफ चीज़ हो, अपने सिटीज़ पे इजी कॉस्ट पे इजी अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की। तो सब जो टर्म्स पहले बहुत ही लेट सुनने को मिल रही थी, जैसे पीसीओडी की हम बात करें, वो आजकल हमें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। और बहुत सारे यंग ब्लडेड हैं जो लड़की हैं, उनको ये इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? पीसीओडी के बारे में बताते हुए, पीसीओडी जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 10 में से एक लड़की को ज़रूर होती है। और आजकल ये इतनी कॉमन हो चुकी है। ये मोस्टली इसलिए कॉमन है क्योंकि फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ रही है लड़कियों में। पहले ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल इन चीज़ों की ट्रीटमेंट हो रही है, लोग भी बाहर आ रहे हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और इनकी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो कि पहले सिर्फ लोग इस चीज़ को लेके टेंस रहते थे कि इसका क्या किया जाए और कैसे इसका इलाज किया जाए। सर, थायराइड जो कि एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ये प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है और छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और लोग जो है आजकल मेंटल एटीट्यूड जो उनका है, आजकल डिप्रेशन जल्दी ले लेते हैं बच्चे, और उनको पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में यू हैव टू बी स्टेबल और किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपको काउंसलिंग कर लेनी चाहिए जब भी आपको प्लान करना हो या आप मतलब कंसीव कर दें? बिल्कुल। प्रेगनेंसी जो ऐसी टाइम होता है लेडी की लाइफ में जिसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें एक डिप्रेशन होना बहुत कॉमन होता है। लेकिन अगर एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से पेशेंट चल रहा है, ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। थायराइड हो गया और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, ये बहुत कॉमन है, इसको स्टिग्मा लेके नहीं चलना चाहिए। एक सिंपल मेडिकेशन होती है जो इन सब चीज़ों का ट्रीट करता है। अगर पेशेंट को कभी जैसे डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन होती हैं प्रेगनेंसी में। इन सब चीज़ों के बारे में अपने डॉक्टर को बताइए और इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, फिर अपनी प्रेगनेंसी एक स्टेबल वे से कंटिन्यू कीजिए। जैसा ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है और कई बार ये अनएक्सप्लेन्ड भी रह जाता है, मतलब उसमें टेस्टिस में भी नहीं आता कि ट्यूबरक्लोसिस है उसको, लेकिन वो रहता है और उसके कारण जो है बहुत सारा जो ये एक बड़ा अभिशाप बना हुआ है, खास करके हमारे इस एरिया में। यहाँ पर इनफर्टिलिटी का मेन कारण तकरीबन वो भी हो रहा है। बिल्कुल, ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी में, जो कि नॉर्मल टेस्ट में नहीं आती है। लेकिन आजकल एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी नाम की चीज़ है जिसमें आ जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस है पेशेंट को, उसको ट्रीट करेंगे तो अपने आप बच्चा कंसीव हो जाता है। मोस्टली आप ऐसे लगा लो 40 to 50% कॉजेज जो आजकल इनफर्टिलिटी का, डेट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, डेट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। तो उसमें इस तरह से अब नए टेस्ट एडवांस हो चुके हैं जो सिर्फ यूट्रस में से टेस्ट ले लेते हैं, तो उसमें से पता चल जाता है कि द मेन रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी इज दिस ट्यूबरक्लोसिस, तो द ट्रीटमेंट फॉर दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। डॉक्टर साहब, जैसे आप एक यंग ग्रोइंग डॉक्टर हैं और आप सरकारी हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं
और अब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए भी आप धीरे धीरे माहर हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी से भी डरने वाली बात नहीं है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? पहले तो हमारे दर्शक हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जैसे प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम होना, किसी को कार्डियक इश्यूज है, कोई ट्यूबरकुलोसिस है, किसी का प्लेसेंटा लो लाइंग है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ये सब जो किसी का बीपी रेज हो रहा है, किसी को शुगर है, ये सब प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में होती हैं, इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हम कैटेगराइज करते हैं। और इन सब के ट्रीटमेंट्स अगर हम लेते जाते हैं टाइमली, जैसे एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, विजिट्स हम बताते हैं पेशेंट्स को कि मिनिमम 4 विजिट्स होनी चाहिए अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिट्स। तो जिस अकॉर्डिंग बताया जाता है उस अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो वैसे ही पेशेंट की प्रेगनेंसी भी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी बन जाती है। जैसे स्कैनिंग, जिसका कि आज बहुत बड़ा रोल रहता है प्रेग्नेंट लेडीज को, और देयर आर सो मेनी स्कैन्स। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आपके पास फिटल मेडिसिन वाले डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और हर चीज़ अवेलेबल है? क्योंकि पहले हम देखते थे कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा दर होती थी बच्चों की, जो रिटायर्ड रह जाते थे, लेकिन आजकल वो दर बहुत कम हुई। बिल्कुल, स्कैनिंग का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि बच्चे जो भी रिटार्ड हो रहे हैं या कोई अनोमलीज हो रही हैं, तो वो पहले ही ऐसे बच्चे ना पैदा हों। तो इसी में स्कैनिंग हमें हेल्प करता है। इसको हम 4th-5th मंथ में करवाते हैं सो डैट कोई भी प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट ने एक एमटीपी रूल दिया हुआ है जिसमें हम ऐसे बच्चों को अबॉर्ट करवा सकते हैं टिल सम टाइम 3 मंथ्स तक हम इन बच्चों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। इतना स्कैनिंग नहीं वर्ल्ड वाइड यूज़ होती थी, इसकी वजह से ना ही ऐसे बच्चे भी जन्म ले लेते थे, उसके बाद उनका वही प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अगर प्रॉपरली सब कुछ विजिट किया होता है तो बच्चा नॉर्मल ही पैदा होता है। एंड सब इनफर्टिलिटी, जिसके कि आज बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स आज इनफर्टिलिटी के आ चुके हैं? इनफर्टिलिटी में तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चा नहीं होता तो उसको डॉक्टर की तरफ से जवाब मिल जाए कि आपके बच्चा नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, छोटे से लेके बड़ी तक, उस चीज़ को इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में सब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल हो चुका है। अगर किसी को मेल को प्रॉब्लम है तो वो भी आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के साथ उसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज मशीन्स IVF जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। उससे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स ICSI ये सब भी आ गई हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें का बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर मदर की वूम्ब नहीं उस चीज़ बेबी को एक्सेप्ट कर पा रही तो सैरोगेट मदर भी एक ऑप्शन हो चुकी है, जो लोग आजकल मूवी स्टार्स वगैरह सब यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे ग्रोइंग डॉक्टर जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे